कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती होती है वही सूर्य बनकर चमकता है। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि भाई जो संघर्ष की राह पर निकल गया ना, एक बार जिसने ठान लिया कि उसको मेहनत करनी है, तो उस रास्ते में जितने भी संघर्ष हो और वो उनको बिल्कुल क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ गया, तो उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। उसकी सफलता उसके हाथ में एक ना एक दिन जरूर आने वाली है। क्यों, जितना भी रात हो जाए, जितनी भी अंधकार हो जाए, सूर्य को निकलना ही है, सूर्य को चमकना ही है। थोड़ा सा समय हो सकता है कि सूर्य थोड़ा 1-2 घंटा डिले कर जाए, लेकिन निकलेगा जरूर। ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि हमने बात कर चुके हैं हमारे ज्ञान के बारे में, और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा धुरंधर बायो रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 6, दैट इज, एंड व्हाट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर टुडे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी पूरी एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, और मैंने तुम्हारे आगे चैप्टर का नाम जो लिख रखा है वो लिखा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। ये तुमको थोड़ा सा नया लगा होगा। ठीक, क्यों नया लगा होगा मैं बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड जो लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो मैंने दोनों चैप्टर को मिक्स कर दिया है, दोनों चैप्टर को कंबाइन करके आज हम इस धुरंधर बायो रिवीजन सीरीज में पढ़ने वाले हैं। दोनों चैप्टर सेपरेटली मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं। मैं आपको इस वीडियो में उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको वहां से जा करके जरूर से जरूर देख लेना अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। वरना रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन सीरीज चल रही है, तो रिवीजन के दम पे हम इसको पढ़ते चल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो व्हाट आर वी कंप्लीटिंग टुडे, दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटिंग आवर होल चैप्टर। साथ में हम क्या करने वाले हैं, कुछ PYQs भी देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। भाई बात की जा रही है कि सबसे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म क्या है। जैसे कि हम हर चैप्टर में उस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो हम इसमें भी देखेंगे। वैसे बात क्या हो रही है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप सब जानते हैं बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक नया टर्म दिया गया है, दैट इज योर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। सो बायोलॉजी क्या हो गई, लाइफ के बारे में बात होती, स्टडी ऑफ लाइफ आप जब जानते हैं। टेक्नोलॉजी जो न्यू बेसिक टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्टडी में, वो होती है तुम्हारी टेक्नोलॉजी। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, सो वी गॉट बायोटेक्नोलॉजी। देन इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, कॉइन्ड का मतलब होता है द टर्म वाज यूज्ड बाय, फर्स्टली कि कौन किसने करा था। ठीक है, हंगेरियन साइंटिस्ट, हंगरी कंट्री के जो साइंटिस्ट थे, कार्ल एरिकी, 1917 में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। इट इज द असेंबली ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस ऑफ बायोलॉजी। इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स और देयर कंपोनेंट्स फॉर जनरेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर मैनकाइंड। किसके लिए यूज किया जा रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट्स। किसके लिए यूज किया जा रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड। ठीक है, मतलब मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका, बायोटेक्नोलॉजी का दोस्त। ठीक, देन बायोटेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्योर साइंस बट रेदर अ टूल दैट सीक्स कोऑर्डिनेशन फ्रॉम वेरियस अदर ब्रांचेस। ठीक है, अब आप जो ये यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, स्टेप नंबर 1, 2, 3, देन 4, 5, 6 एंड 7, ये जो 7 स्टेप आप देख रहे हैं, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में इन 7 स्टेप्स का ही यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, इन 7 स्टेप्स का ही यूज किया जाता है, जिसको हम आगे विस्तार रूप से हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन फुल डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, आइसोलेटिंग जीनोमिक डीएनए। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट डीएनए है, हमें जिससे छेड़छाड़ करनी है,
उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे, ठीक, उसके बाद हम ये सारी चीजें करेंगे। आइए वन बाय वन हम सब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बात की जा रही है कि जो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी, हमारा जो चैप्टर का नेम क्या है, प्रिंसिपल भी हमको देखने हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, हम उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल है। बेसिकली वी हैव टू स्टडी, यहाँ पर दिए दो प्रिंसिपल गए हैं, हमें पढ़ना केवल एक है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ यहाँ पर नाम दिया जाता है केमिकल इंजीनियरिंग का, कि केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, ठीक है। सो क्या किया जा रहा है, टेक्निक्स टू अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है बेटा, अल्टर का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज होता है, अल्टर का मतलब होता है चेंज। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए, भाई दो ही डीएनए, दो ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है और आरएनए है। सो एंड टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और फिर इसको क्या किया जा रहा है, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है जिसकी बॉडी में हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, जिसकी बॉडी में हम एक नया डीएनए बना करके लगाएंगे, वो क्या होगा, होस्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, दैट इज योर होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो द टेक्निक of genetic engineering include creation of a recombinant DNA, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड यूज ऑफ जीन ट्रांसफर। यहाँ पे तुम्हारे लिए एक नया टर्म आ गया, दैट इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। क्या होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आइए जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आरडीएनए, क्या बोल सकते हैं, आरडीएनए, ठीक है। भाई एक चीज मुझे ये बताओ, रिकॉम्बिनेंट यानी कि कॉम्बिनेंट वर्ड जो आया है, वो आया है आपके कॉम्बिनेशन से, किससे आया है, कॉम्बिनेशन से आया है, ठीक है। और री का मतलब क्या होता है, दोबारा, मतलब ऐसा डीएनए जो किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बना होगा, किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बना होगा, वो क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है। कैसा होगा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। फिर बात करते हैं, आगे बढ़े तो इट अलाउज us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एक चीज ये होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मतलब कि हमें जो जीन चाहिए, हम केवल उसको आइसोलेट कर पाएंगे और केवल उसी को हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। हम नॉन वांटेड जीन्स या अनवांटेड जीन्स के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें करना ही नहीं है। भाई कई बार ये होता था कि भाई अगर जैसे मान लो हमको फॉर एग्जांपल एक कोई कलर जीन निकालना है, तो कलर जीन के लिए हमको पूरा हो सकता था कि पूरा पूरा जीनोमिक हिस्ट्री पूरी पूरी उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्राई करना पड़े। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिजायरेबल जीन का यूज करेंगे, डिजायरेबल जीन को ही आइसोलेट करेंगे, डिजायरेबल जीन को ही सेपरेट करेंगे उस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स से, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात हो, जो जो केमिकल्स यूज होते हैं यहाँ पर उनकी बात हम करते हैं, ठीक। बेसिकली ये है आपका एक पूरा आरडीएनए का फॉर्मेशन। देखिए क्या हुआ, एक हमने क्या लिया, ये था क्या, फॉरेन डीएनए, ठीक है, ये था हमारे पास एक फॉरेन डीएनए जिसमें इंसर्ट करना है, फॉरेन डीएनए टू बी इंसर्ट। और यहाँ पर हमने लिया है एक प्लाज्मिक वेक्टर, क्या लिया है, प्लाज्मिड वेक्टर लिया है, दैट इज योर वेक्टर डीएनए। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इसके बारे में भी अभी हमें बात करनी है, तो अभी इसको संभल के सॉरी इसको अभी समझ के चलना, ठीक है। कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए, हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को भी उस जगह से कट कर लिया जहां से हमको चाहिए, ठीक, और प्लाज्मिड डीएनए को भी हमने कट कर लिया। अब देखना, इसका एक पार्ट जो है इसी में यहाँ पर लगा दिया गया, और लगाने के बाद ये क्या बना लिया गया, हमने क्लोन्ड फॉरेन जीन बना लिया, क्या बना लिया, क्लोन्ड फॉरेन जीन बना लिया। इसी को हम बोल रहे हैं आरडीएनए, क्या बोल रहे हैं, आरडीएनए, ठीक है। और फिर ई कोलाई, ये है इकोरेचिया कोलाई, दैट इज योर बैक्टीरिया, क्या है ये, बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर क्या किया गया, इसको एक बैक्टीरिया सेल में इंजेक्ट कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, और फिर उसके बाद प्लाज्मिड विद क्लोन डीएनए इंसर्टेड। यहाँ पे उसका ये बैक्टीरियल डीएनए था और यहाँ पे एक प्लाज्मिड विद डीएनए आ गया। अब ये आगे कैसे फंक्शन करेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो बेसिकली आरडीएनए में कौन कौन से प्रोसेस है, हमने वो अभी वो फ्लो चार्ट जो था, फ्लो चार्ट में भी हमने उसको देख लिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल है, हाँ है, कटिंग ऑफ डीएनए एंड एट स्पेसिफिक लोकेशन पर हम उसको कट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। सेपरेशन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीएनए यूजिंग पीसीआर। बेसिकली व्हाट इज पीसीआर, तो पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है।
क्या होती है हम समझेंगे इस विषय में अभी थोड़ी देर में, ठीक है सब कुछ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, कैसे उस डीएनए को जोड़ा जाएगा। देखो ये चीज की गई ना, ये चीज की गई है, दोनों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे ये चीज क्या किया गया है, लाइगेशन किया गया है। क्या किया गया है, लाइगेशन किया है। तो ये लाइगेशन किस प्रोसेस से किया गया है, कैसे किया गया है, ये भी चीज हम समझना है। अगर हमने इनको कट किया है तो कट करने पर हमने एक एंजाइम का यूज किया है, वो एंजाइम क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल में हमने इसको कैसे इंसर्ट कर दिया, देन ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट फॉर फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये 7 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टूल्स के बारे में कि भाई कौन कौन से टूल्स हैं, कि किसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हेयर वी गो विद एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है यहाँ पर हम एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं, तो एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। बेसिकली व्हाट आर वी यूजिंग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज कर रहे हैं। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बेसिकली हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या कहने जा रही है हमारी बुक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सिजर, देखा भाई बात आ गई। या फिर हम इसको बोलते हैं केमिकल स्कैल्पल। स्कैल्पल आपके पास यदि डाइसेक्शन बॉक्स हो घर पे, अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो डाइसेक्शन बॉक्स कभी ना कभी यूज तुमने किया होगा। तो डाइसेक्शन बॉक्स में एक जो नाइफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ठीक है, तो जिससे चीर फाड़ की जाती है, जिससे पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के लिए कट लगाया जाता है, वही होता है क्या, स्कैल्पल होता है वो, ठीक है। इसको हम केमिकल स्कैल्पल बोलते हैं, विच कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स इनटू फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इसका काम क्या है कि डीएनए को कट करता है एट एन स्पेसिफिक साइट, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Then we are moving towards that these enzymes were originally called restriction enzyme because their presence in a given bacterium restricted the growth of certain bacterial virus। समझ में आया क्यों इसको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करेगा, बैक्टीरियल वायरसेस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। किसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बैक्टीरियल वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और इसको बैक्टीरियल वायरस क्या है, बैक्टीरियोफेज, क्या है, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स cut DNA into short pieces in a sequence specific manner in contrast to more enzymatic chemical or physical methods which break DNA randomly. These defensive enzymes protect the host bacterial DNA from the DNA from the foreign gene, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द होस्ट बैक्टीरियल डीएनए को, क्या करता है, होस्ट बैक्टीरियल डीएनए को किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के डीएनए से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नेम्ड एज, ये सब बात तुमने बैसिलस थ्यूरिंजिन, बैसिलस का टर्म ध्यान रखना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती है, ठीक है। लिखते कैसे हैं, ये देखिए इको आर वाई लिखा है, इको आर वाई इज फ्रॉम स्क्रेचिया कोलाई एंड बैम H1, ठीक है, यानी बैसिलस वाली थी। अब देखिए दो टाइप्स के हैं, पहला है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या करेगा, दीज क्लीव बेस पेयर्स ऑफ डीएनए एट टर्मिनल्स एंड, ये क्या करेगा, ये एंड पे कट करता है। ये किस पे एंड करता है, ये एंड पे कट करता है, लेकिन ये किस पे करेगा, दीज क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट एक्सटर्नल, मतलब ये और कहीं से कट करेगा, बट ये एंड पे कट कतई नहीं करेगा, ठीक है, ये एंड पे कट नहीं करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दीज डू नॉट कट आरएनए, ये आरएनए को कट नहीं करेगा, ये आरएनए को कट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पैलिंड्रोम। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर ली, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस सीक्वेंस पे उसको कट करने वाला है, भाई आप बोल रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक जगह पे किसी सीक्वेंस में कट कर रहा है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस आखिर है क्या, तो वो सीक्वेंस का नाम है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। क्या नाम है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस नाम है। इसका बेस्ट एग्जांपल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका इसमें होना ये चाहिए कि डीएनए जो होगा, ये है हमारे के डीएनए के स्ट्रैंड, क्या है, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। तो 5 डैश पे भी पढ़ने पर वही सेम चीज आए जब हम उसको नेक्स्ट साइड पे 5 डैश से पढ़ेंगे। अगर हम
ऊपर वाले स्ट्रैंड पे 5 डैश से पढ़ रहे हैं GAATTC। तो हम जब उसको नीचे वाले 5 डैश, यानी ये तो है राइट, ये है क्या आपका लेफ्ट टू राइट है, ये क्या है आपका राइट टू लेफ्ट है। तो लेफ्ट टू राइट भी सेम सेम चीज निकल के सेम चीज सेम कोड्स रहे, और राइट टू लेफ्ट भी सेम कोड्स रहे। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इधर के 5 डैश से पढ़ा तो ये था GAATTC, लेकिन जब हम इसको इधर से पढ़ रहे हैं तो भी ये चीज यही आनी चाहिए, GAATTC। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है मलयालम। ठीक है, क्या है, मलयालम है। अगर हम इसको यहां से इधर पढ़ रहे हैं तो MALYALAM आया है। ठीक है, अब हम इसको इधर से भी लिख लें, MALAYLAM, तो यहां से भी सेम चीज ही आई है, MALYALAM। ठीक है, तो हमने अब इसको किधर से लिखा था, इधर से ही तो लिखा था। ठीक है, तो यहां से भी सेम चीज आई और यहां से भी सेम चीज आई, यानी कि ये कैसे होने चाहिए, जब हम इसको क्या, टू स्ट्रैंड यानी 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रीडिंग इन 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन। आई बात समझ में। तो यही होता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस पे जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए को, हमारे वांटेड जीन डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। किस सीक्वेंस में कट करते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट करते हैं। अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये दे देना और एक एग्जाम्पल ये दे देना, आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसके चांसेस हैं। नेक्स्ट, ये है तुम्हारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एक बेस्ट डायग्राम मैं बना करके लाया हूं, आप इसको भी देख सकते हैं। आपकी बेसिकली आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। देखिए GAATTC यहाँ पे था और यहाँ से ये क्या था, फॉरेन डीएनए था। हम दोनों को कैसे करेंगे, सेम उससे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे था, ठीक, और क्या था, यहाँ पे था। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के इन्होंने एक ये डीएनए फ्रेगमेंट बना लिया। ठीक है, ये क्या है आपका रीड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी आरडीएनए है। कैसा डीएनए है, आरडीएनए। आगे बढ़ते हैं। सो अब आते हैं कुछ क्लोनिंग वेक्टर टूल्स पे ही अभी हैं। अभी हम लोग टूल्स पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बात की कि भाई कटिंग कैसे हो रही थी। एक और एंजाइम का नाम मैं बता दूं कि जो ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है लाइगेज। कौन होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। ठीक है, देन हाँ, अब हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हो गए, क्लोनिंग वेक्टर्स जैसे प्लाज्मिड्स की बात कर ली, बैक्टीरियोफेज, दे हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स। इनके अंदर क्या होती है, एक पावर होती है कि ये क्या करेंगे, ये रेप्लिकेट कर जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद हम ऐसे वेक्टर्स हम ऐसे वेक्टर्स में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करते हैं जिसमें क्लोनिंग पावर हो। क्या हो, क्लोनिंग पावर हो। क्लोनिंग पावर यानी कि उनके अंदर क्या हो, रेप्लिकेशन करने की क्षमता अत्यधिक हो विद इन बैक्टीरियल सेल, उन बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में रेप्लिकेशन की पावर ज्यादा हो। हम ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स को यूज करते हैं। प्लाज्मिड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, देन independent of the control of chromosomal DNA, plasmids may have only 1 or 2 copies। उनके पास एक से ज्यादा दो, एक से दो कॉपीज हो सकती है, बट समटाइम्स 15 to 100 कॉपीज भी होती हैं पर सेल। Whereas phages, because of their high number per cell, they have very high copy numbers of their genomic within the bacterial cell. Vectors used at present and engineered in such a way that they help easily linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. इज दैट क्लियर, ये बात समझ है। फिर हम ये देखिए प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है। तो प्लाज्मिड आर द स्मॉल सर्कुलर एंड ड्यूप्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड देयर नेचुरल फंक्शन इज टू कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड क्या है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती हैं, अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस होंगे। ठीक है, एक एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन। ठीक, बैक्टीरियन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उनको पढ़ लीजिएगा। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनएज एज वेल एज प्लाज्मिड डीएनए आर कट इनटू स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से यूकैरियोटिक के भी डीएनए कट काटे जा सकते हैं और
प्रोकैरियोटिक के भी डीएनए काटे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक ऑन दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये है आपका एक पीबीआर 322 का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये? पीबीआर 322 का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? पीबीआर 322 का डायग्राम है, यानी पीबीआर 322। ठीक है, बेसिकली पी फॉर क्या है? प्लाज्मिड है। पी फॉर क्या है? प्लाज्मिड है। और बी और आर जो है साइंटिस्ट के नाम है। किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। पीबीआर इज एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड विच इज रिगार्डेड एज द वर्क हाउस ऑफ जीन क्लोनिंग लेबोरेटरी। और ये 322 जो है वो लेबोरेटरी लैब नंबर है। क्या नंबर है? लैब नंबर है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ई कोलाई प्लाज्मिड and has 4,362 base pairs DNA. It has gene for resistance against two antibiotic tetracycline and ampicillin with unique restriction site. ये है एक एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम आ जाए पेपर में बनाने के लिए तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ना याद आ पाए तो कैसे बनाना है, तो आप इसको याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। पागल पवन, पागल पवन इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में हिंद थर्ड लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड, यानी हिंदी ग्रामर जो होती है। पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का काम करता हुआ पाया जाता है और वो 1 साल के लिए कॉलेज से बैन हो जाता है। ठीक है, 1 साल के लिए कॉलेज से बैन हो जाता है। फिर पवन 1 साल तक रोता है और 1 साल बाद फिर से ओरिजिन करता है। खत्म कहानी। ठीक है, पागल पवन इंग्लिश की क्लास में हिंदी सेकंड का काम करता हुआ पाया जाता है, 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ठीक है, और पवन 1 साल तक रोता है और फिर ओरिजिन करता है अपना 1 साल बाद। ये है पीवीआर 322 का डायग्राम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्लोनिंग पे कि भाई क्लोनिंग कैसे हो रही है। तो क्लोनिंग के लिए देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनको ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहाँ से करना है हमें? दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। रेप्लिकेशन किसकी हो रही है? ऑब्वियसली आरडीएनए की हो रही है। किसकी हो रही है? आरडीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। एंड a piece of DNA when linked to this sequence can be made of replicate with the host cell. Then selectable markers. In addition to the array, the vectors requires a selectable marker which help in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of transformants. Non-transformant जो होते हैं जो ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे उनको एक तरह से सिलेक्टेबल मार्कर्स वो क्या करते हैं उनको सिलेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत कुछ लिखा है, मैं आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को हटा देंगे। ठीक है, एलिमिनेट करना शुरू कर जाएंगे। और फिर आते हैं क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? टू लिंक द एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए वेक्टर्स नीड्स अ रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई बात समझे? देखिए कोई फिगर दी गई है क्या? नहीं दी गई है। तो और फिर कुछ ये होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिलेक्शन होते हैं और ब्लू व्हाइट रेजिस्टेंस सिलेक्शन होते हैं। वी कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बैम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन अभी क्या बताया था? क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक है, gene in vector PBR322, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but still be selected from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin medium. पढ़ लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना कुछ खास है नहीं, ये केवल समझाने भर के लिए लेकर के आए थे। इसको रीड कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है। अब आ रहे हैं हमारा जो मेन चीज है वो है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट है। चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। सो आरडीटी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज एंड इंसर्टिंग देम इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू जनरेट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, first fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation third, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ये तो हो गया ये चीज। अच्छा सॉरी एम्पलीफिकेशन हो रहा है। ठीक, एम्पलीफिकेशन हो रहा है, ओके। देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू अ वेक्टर,
ट्रांसफॉर्मिंग द rDNA into host cell and culturing the host cell in the medium। अब सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर, अपने हम लोग ने चैनल पर अपलोड करा है। मैंने बकायदा अपने स्कूल में जहां मैं पढ़ाता हूँ वहां पे मैंने डीएनए का आइसोलेशन करके दिखाया हुआ है। आइसोलेशन का सबसे बेस्ट प्रोसेस है, आप कोई भी फ्रूट लीजिए, आपको अगर घर पे करना है तो वो मैं बता रहा हूँ। आप एक कोई भी फ्रूट लीजिए, उसको ढंग से मैश कीजिए। मैंने स्ट्रॉबेरी लिया था, स्ट्रॉबेरी को यूज करके मैंने क्या करा था, आइसोलेट किया था। उसको मैश करेंगे, मैश करने के बाद हम उसका एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा पानी, डिस्टिल वाटर, थोड़ा सा नमक, और हम उसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन इसलिए डालते हैं ताकि वो सेल वॉल को क्या करता है, ब्रेक कर देगा, सेल वॉल टूट जाएगी और फिर डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करके अपने पूरे मीडियम को, और हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। और जब चिल्ड एथेनॉल हो जाएगा तो हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा और फिर वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हमने डीएनए को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। क्या कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद हम एक मेथड यूज करते हैं स्पूलिंग का। किसका, स्पूलिंग का। जो ऊपर से डीएनए आया होगा हम उसको निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे मीडियम से, सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी गई, जैसे सेल वॉल्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। लाइजोजाइम की सेल वॉल किसमें होती है, बैक्टीरिया की। सेलुलोज की होती है, सेलुलेज लिखा, सेलुलोज होना चाहिए प्लांट सेल में। काइटिनेज की होती है फंगस में। तो इस तरह से सेल वॉल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। किसका यूज कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, मॉलिक्यूलर सीजर का यूज कर रहे हैं। देन फिर एक आता है सेपरेशन। अब जो है हमारे जो डिजायरेबल जीन्स, डिजायरेबल डीएनए है, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, हम उसको कैसे सेपरेट कर रहे हैं। उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम है हमारे प्रोसेस का। ठीक है, आइए समझते हैं। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज हो रही है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है, इस टाइप का होता है। इसमें क्या चीज होगी, इसमें ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इधर देख लो, इस वाले पे देख लो, फिर उस पे चलते हैं। यहाँ पर कैथोड्स होंगे और क्या होंगे, एनोड होंगे। प्लस और माइनस, प्लस एनोड होता है, माइनस कैथोड होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमने डीएनए को क्या किया है, क्या कर रहा है, हम डीएनए को छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये जो मीडियम है, बेसिकली ये मीडियम है हमारा एगरोज मीडियम। कैसा मीडियम है, एगरोज जेल है। ये कैसा जेल है, एगरोज जेल है। ठीक है, तो एगरोज जेल का यूज हम कर रहे हैं किसके लिए, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो माइग्रेशन में क्या हुआ, कैथोड जहां पे माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज से डीएनए किस तरफ चले गए, एनोड की तरफ चले गए। किस तरफ चले गए, एनोड की तरफ चले गए। और स्मॉल डीएनए जो थे वो फ्रैगमेंट्स में हो गए, और जो लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो स्लो हो गए। ये देख सकते हैं आप, यहां से डीएनए कैसे जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक सेपरेशन मिल गया हमको। स्मॉल डीएनए क्या हो गए, अलग हो गए। और लार्ज डीएनए जो थे वो क्या हो गए, अलग हो गए। लार्ज डीएनए अलग हो गए और स्मॉल डीएनए अलग हो गए। इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक ओरिजिनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पे भी ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे कैथोड होता है, वहां पे एनोड होता है, और यहाँ से सारे डीएनए को छोड़ा जाता है, जिससे वो इस एगरोस जेल वाले मीडियम में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात करने वाले हैं कि अब एम्पलीफिकेशन क्या होगा, कैसे होगा। एम्पलीफिकेशन के लिए जो प्रोसेस यूज होता है हम उसको बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं, पीसीआर। अब पीसीआर जो है वो बेसिकली है फोटोकॉपी। क्या है, फोटोकॉपी है। आप फोटोकॉपी मशीन कभी आपने देखी हो, तो फोटोकॉपी मशीन में हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी मशीन ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अपने स्कैन जो स्क्रीन होती है उस पे क्या करते हैं, हम एक पेपर रख देते हैं और बटन दबाते हैं, तो फोटोकॉपी होने जितनी फोटोकॉपी चाहिए उतनी हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये जो फोटोकॉपी मशीन है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं, पीसीआर। बेसिकली इसको क्या बोल नाम देते हैं हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
आइए देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या चीज होने जा रही है। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होंगे उसके 3 प्रोसेस होंगे, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। ठीक है, यहां पर एक एंजाइम का और यूज होना है और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज का यूज होना है इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज होगी। अब देखिए यहाँ पर ये था हमारा डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस। डीनेचुरेशन कैसे किया जाता है? हीट करके किया जाता है। हमने जो हमारा डिजायरेबल जो डीएनए था जो अभी तक हमने सेपरेट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे उसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। और हीट करने के बाद ये कैसा हो जाएगा? इसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। हमने हीट करके इसको डीनेचर्ड कर दिया है। क्या कर दिया है? डीनेचर्ड कर दिया है। और डीनेचर्ड करने के बाद इसके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे क्या किया? अब ये प्राइमर्स कैसे बने? प्राइमर्स बने हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से बने हैं? डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइमर्स ऐड किए। प्राइमर्स ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम टैग पॉलीमरेज भी कर रहे कह रहे हैं, और कुछ हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा और फिर उसके बाद क्या कर दिया? एक्सटेंशन हो गया। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताओ, जब मैंने तुमको मैंने तुमको जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था ये प्राइमर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं आरएनए प्राइमर्स होते हैं। कौन से प्राइमर्स होते हैं? ये होते हैं आरएनए प्राइमर्स। और आरएनए प्राइमर्स के बाद हम कौन सा एंजाइम डालेंगे? डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन होने के बाद हम इसको 30 साइकिल्स में और चला देते हैं। हमने फोटोकॉपी की मशीन में जितनी बार बटन दबाओगे उतनी बार उतने पन्ने निकल करके आएंगे। एक साथ तुमने 10 डाल दिए तो 10 बार पन्ने निकलेंगे। ठीक है, इसी तरह से 30 साइकिल्स चलेंगे और 30 साइकिल में दो 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 करते बनते चले जाएंगे और एम्पलीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या था डेफिनेशंस में, क्या चीज पढ़ी? पीसीआर रिएक्शन डिस्कस बिलो। डीएनए टेम्पलेट, द डीएनए नीड टू बी एम्पलीफाइड। प्राइमर्स दीज केमिकली सिंथेसाइज्ड। ठीक है, आरएनए प्राइमर्स का यूज किया। एंजाइम टैग पॉलीमरेज। ठीक है, इसको इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लीव भी कर सकते हैं। टैग पॉलीमरेज वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डीएनए पॉलीमरेज आल्सो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या था? डीनेचर्ड था। डीनेचर्ड क्या कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचर्ड बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 95। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए फॉर 15 सेकेंड्स। कितनी सेकेंड्स के लिए? 15 सेकेंड्स के लिए। कितने सेकेंड्स के लिए होना चाहिए? 15 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 15 सेकेंड्स के लिए होना चाहिए। फिर होता है एनीलिंग। एनीलिंग में सब अलग अलग हो जाएंगे। और फिर होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या चीज होने वाली है? नॉर्मल डीएनए बन रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हमारे पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा? लाइगेशन होगा। लाइगेशन किसके लिए? कौन से एंजाइम की मदद से हो रहा है? लाइगेज एंजाइम की मदद से। अब उन दोनों डीएनएस को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? उन दोनों डीएनएस को जोड़ा जाएगा, लाइगेटेड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए। फिर होगा इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या कर रहा है? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब हमें उसका अचार तो डालना नहीं है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हमें उसका अचार तो डालना नहीं है। अब हम क्या करेंगे? उसको होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, होस्ट सेल के अंदर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? द लाइगेटेड डीएनए इन द इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ रिसिपिएंट सेल। There are several methods of introducing DNA ligase into recipient cell. Recipient cell after making them कॉम्पेंट क्या करेगा? उसको क्या करता है? बना लेगा कॉम्पेंट टू रिसीव डीएनए। टेक अप डीएनए present in its surrounding. For insistence of recombinant DNA bearing for resistance of an antibiotic say tetracycline, it is transferred into E. coli cell में transfer करा जाएगा. The host cell become transformed into the tetracycline resistance. Only transformants will grow on agar plates. एगार प्लेट्स पे ट्रांसफर करके क्या करा जाता है? सिलेक्टेबल मार्कर्स यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर क्या होगा? हम उसको किस हिसाब से यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। बेसिकली यहाँ पर हमको केवल यही इतना जितनी हमने चीजें पढ़ी, ये सब क्या था? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। हमने इसमें पीसीआर पढ़ लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया। पीसीआर इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लेना।
ठीक है, पीसीआर इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लेना, ये पूरे प्रोसेस पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन याद करके जाना, जगह जगह पर डायग्राम भी बनाते रहना। बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स। हिंदी में एक कहावत है कि जीव विज्ञान बिना चित्रों के विधवा लगती है। ठीक है, क्या जीव विज्ञान बिना चित्रों के विधवा लगती है, इसीलिए चित्र बनाइए, उसको सुहागन करिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसकी हेडिंग हमारे पास आ गई है एप्लीकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं वो किस किस फील्ड में आप यूज करते हैं, चलिए एक बार यही डिस्कस कर लेते हैं। सो एप्लीकेशंस हम सबसे पहले यूज करते हैं, एक तो आप सब जानते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव खेती। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चर में काम हो रहा है। फिर बात करते हैं दूसरा, मेडिसिन। कितनी सारी दवाइयां जो हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, उनको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उनको बनाया गया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आजकल हम यूज करते हैं जो डिसीज का डायग्नोस होता है, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस, उसको यूज किया गया एग्रीकल्चर में। ठीक है, फार्मिंग आता है। ठीक है, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स आर द बेस्ट एग्जांपल, और इंसुलिन। क्या होता है इंसुलिन, अभी हमको वो भी डिस्कस करना है। डायग्नोसिस में एलिजा टेस्ट, किसके लिए था, एड्स के लिए था। कैंसर के लिए रेडियोग्राफीज। ठीक है, ये भी किसके लिए है, हमारे डायग्नोसिस के लिए है। और कुछ बच रहा है, और कुछ सोचिए। ये तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तक डिस्कस कर लिया। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन भी आजकल किससे हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। सो इन इन स्थानों पर, इन इन जगहों पर बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, परफॉर्म करती है, बायोटेक्नोलॉजी वर्क करती है। बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है, अब इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। क्या है क्राइटेरिया, सबसे पहले तो क्राइटेरिया क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस हमने बात कर ली, कुछ क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो क्राइटेरिया सबसे पहले ये है कि बेस्ट कैटलिस्ट का यूज किया जाए। क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट होना चाहिए हमारे पास। कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो फास्टन द फास्टन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करें, बढ़ा दें। ठीक है, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, फास्टन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया है हमारे पास, प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कह सकते हैं प्रोवाइडिंग बेस्ट कंडीशन। बेस्ट कंडीशन, अब ये कंडीशन कौन कौन सी होंगी, कंडीशन होंगी टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर दिया जाए। ठीक है, या फिर मॉइस्चर, अगर उनको मॉइस्ट की जरूरत है तो बेस्ट मॉइस्ट दी जाए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात कर लिया कि बायोटेक्नोलॉजी में किस किस एप्लीकेशंस और किन किन क्राइटेरियाज पे वर्क कर रही है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के मेडिसिनल यूज। क्या करने जा रहे हैं, मेडिसिनल यूज पढ़ने जा रहे हैं। मेडिसिनल यूजेस, चलिए। एंटीबायोटिक्स, सबसे पहला वर्ड आया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वाक्समैन ने डिस्कस सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था 1942 में। एंड एंटीबायोटिक इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किससे बनाया गया था, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई थी, और उनके ही खिलाफ वर्क करने के लिए बनाई गई थी। किसके खिलाफ, उनके ही खिलाफ वर्क करने के लिए बनाई गई थी। इस टाइम पे 7,000 तक एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, आर नोन, एंड दीज आर ओवर 100 आर प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से 100 से भी ज्यादा हम एसेंशियल माइक्रोबायल
एंटीबायोटिक्स बना चुके हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है, जिसको डिस्कवर्ड किया था 1928 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेनिसिलिन। बैक्टीरिया का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से ही हमारी ये पेनिसिलिन बनी थी। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स यूज्ड टुडे फ्रॉम फंजाई, एक्टिनोमाइसाइट्स एंड बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज है वो। देन पेनिसिलिन, फ्यूमेजिलिन आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, ठीक है। किससे यूज होते हैं? फंजाई से बनती है। अमंग द एक्टिनोमाइसिटीज मोस्ट प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बीन जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइस बोलते हैं, फ्रॉम विच 500 एंटीबायोटिक्स हैज बीन आइडेंटिफाइड। फिर बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं इंसुलिन के बारे में। किसके बारे में? इंसुलिन के बारे में। बेसिकली इंसुलिन क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। हम्म। इंसुलिन किसके द्वारा सेक्रीट किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा सेक्रीट किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो पैनक्रियाज का फंक्शन है इंसुलिन को सेक्रीट करना। देखो बेसिकली जो तुम्हारी पैनक्रियाज है, ये दो चीजें सेक्रीट करती है। एक तो हो गया नंबर वन इंसुलिन, और दूसरा है ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या है? ग्लाइकोजन है। चलो, जैसा बोर्ड चलाना चाहे वैसे, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन है, ठीक है। ग्लाइकोजन का काम होता है शुगर लेवल को, ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करना, और इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को, शुगर लेवल को डिक्रीज करना। किसमें? ब्लड में, ठीक है। तो होता ये है कि ये जो इंसुलिन होता है, ये बेसिकली इस टाइप से बनता है, ठीक है। कौन कौन सी चेन होती है आपके पास इसमें? देखो, ए चेन होती है, ए पेप्टाइड चेन है। ये क्या है? ए पेप्टाइड चेन है। और दूसरी चेन क्या है? बी पेप्टाइड चेन है। दूसरी चेन कौन सी है? बी पेप्टाइड चेन है। तो कौन कौन सी चेन हो गई? ए पेप्टाइड चेन हो गई और बी पेप्टाइड चेन हो गई। अब होगा ये कि जब एक मैच्योर इंसुलिन होता है, क्या होता है? एक मैच्योर इंसुलिन होता है, तो सी पेप्टाइड चेन जो होती है वो हट जाती है, ठीक है। सी पेप्टाइड चेन क्या होगी? हट जाएगी। ये है आपकी ए पेप्टाइड चेन, ये है आपकी बी पेप्टाइड चेन, और ये है आपकी सी पेप्टाइड चेन। ये है अभी प्रो इंसुलिन, मतलब अभी ये मैच्योर नहीं है। ये कैसा है? ये है आपका मैच्योर इंसुलिन। ये कैसा इंसुलिन है? मैच्योर इंसुलिन है। ये कैसा इंसुलिन था? मैच्योर इंसुलिन था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो बीच में बॉन्ड्स हैं, इनको बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। कहीं लिखा नहीं है? लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा है तो। ये बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से बॉन्ड अटैच्ड होते हैं। बीच से जब ये सी चेन हट जाती है, तो हम इसको बोलते हैं एक मैच्योर इंसुलिन। अब हुआ ये कि जब हम इंसुलिन का यूज आर्टिफिशियल बनाने जा रहे थे इंसुलिन को, तो काफी बार दिक्कत ये आ रही थी कि ये सी चेन हट नहीं पा रही थी आर्टिफिशियली। जब हम इसको इंसुलिन बना रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने पे ये ए चेन बी चेन मिल रही थी, लेकिन ये सी चेन हट नहीं पा रही थी। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया गया, दिमाग ये लगाया गया कि इंसुलिन बनाने के लिए एक कंपनी का नाम है एली लिली, ठीक है। क्या नाम है कंपनी का? एली लिली, ठीक है। एली लिली कंपनी का नाम है। एक अमेरिकन कंपनी है। क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, जिसने 1983 में, कैसी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अमेरिकन कंपनी है जिसने 1983 में फर्स्ट टाइम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। क्या बनाया? जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया? सी चेन तो हटा नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने दो ई कोलाई बैक्टीरिया लिए। कैसे बैक्टीरिया लिए? दो ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, अलग अलग, ठीक है। सेम ही स्पीशीज थी, ठीक है। ये हम चलो इसको वन नाम दे दे रहे हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं टू। इससे ली इन्होंने ए चेन, दिमाग लगाया, ठीक है। इससे इन्होंने ए चेन निकाल ली। आफ्टर
आपका मैच्योरेशन। ए चेन निकाली और इससे निकाल ली इन्होंने बी चेन। अब क्या कर दिया, दोनों को मर्ज करके, ठीक है, क्या बना दिया, दोनों को मर्ज करके एक दूसरी इंसुलिन बना ली, खत्म काम। ठीक है, ये क्या बन गई, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बन गई। ठीक है, और ये कैसी थी, मैच्योर भी थी। अब इसके डोजेस दिए जाने शुरू हो गए, कब, 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था, एली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। 1983 में फर्स्ट टाइम एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बना लिया गया। इंसुलिन का काम क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में शुगर लेवल को कम कर देता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई जीएमओ आर इंपॉर्टेंट, यानी कि जीएमओ का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लो। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्यों जरूरी है, क्या जरूरत पड़ी हमें इनकी, तो इसके बारे में भी हम कुछ बात करते हैं कि वाई जीएमओज आर इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो पहला पहला टर्म क्या होगा कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, कहीं मैंने स्लाइड में लगाया हुआ है शायद, इधर भी नहीं है। इधर हम बीटी कॉटन डिस्कस करने वाले हैं, बायो सेफ्टी, बायो मेजरमेंट, बायो पायरेसी नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग खुद से कर लेंगे। वाई जीएमओज आर इम्पोर्टेंट, चलिए ठीक है। सबसे पहले तो जीएमओज इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे खेतों को जो पहले फसल नष्ट हो जाती थी खादों, सॉरी, कीड़ों के द्वारा, तो उससे बचा रहे हैं। प्लस मेडिसिन में काफी हद तक इनकी पहुंच है। मेडिसिन मेडिसिनल क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, मेडिसिनल क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट स्टेजेस पे वर्क करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस, या कह सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करते हैं, और लेस चांसेस ऑफ लेस चांसेस ऑफ फेलियर less chances of failure. These are the advantages of GMO. less chances of failure है। ठीक है, क्या है, less chances of failure है। ठीक, एक चीज और लिख सकते हैं, एग्जाम्पल गोल्डन राइस का। ठीक है, क्या है, गोल्डन राइस का है। और कहीं ना कहीं हमको इकोनॉमिकली भी पावरफुल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी पावरफुल बना रहे हैं। आगे बात समझ में, इकोनॉमिकली भी क्या कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस। अब हम बात कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर यूजेस पर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मेडिसिनल यूजेस देखे, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल यूजेस पे। तो बीटी क्रॉप्स आर द बेस्ट एग्जांपल। बीटी क्रॉप्स, बीटी बीटी जो है बैक्टीरिया का नाम है, इसमें नाम लिखा है कहीं बैक्टीरिया का, बीटी का नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग लिख लेते हैं। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया का नाम बैसिलस thuringiensis। सो द इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैरिंग बीटी टॉक्सिन, इसमें कौन सा टॉक्सिन होगा, बीटी टॉक्सिन जीन्स होगा, आर वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट डैमेज। दीज दिस इज नॉट ओनली अलाउ सेविंग ऑफ कॉस्ट एंड टाइम बट ऑल्सो रिड्यूस हेल्थ रिस्क को भी रिड्यूस कर देता है, सिंस बीटी टॉक्सिन आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, ये लिखा है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गलत हो गई तो उसको सही कर लीजिएगा। ओके, ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरियम है। देन सम स्ट्रेन्स ऑफ बीटी किल्स सर्टेन इंसेक्ट। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमने बीटी क्रॉप्स कौन कौन सी यूज किए, ब्रिंजल ब्रिंज। अब इसमें जीन्स जो होंगे, ठीक है, इसमें जीन्स होंगे वो क्राई से स्टार्ट होंगे, देखिए क्राई 1 लिखा हुआ सब में। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा कौन सा, जैसे ब्रिंजल के लिए कौन सा जीन यूज किया गया इनका, ट्रांस जीन मतलब ट्रांसफॉर्मिक जीन्स। ठीक है, ब्रिंजल के लिए कौन सा जीन यूज किया गया, क्राई 1 AA एंड क्राई 1 AC। चिकपी, छोले के लिए, कॉर्न के लिए, ये कॉटन के लिए, ये पूरी एक टेबल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा बीटी कॉटन के बारे में। किसके बारे में बात करने? हमारे पास है बीटी कॉटन। चलिए, बीटी कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis है, हम पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो किससे हमें प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है? तो इंसेक्ट का नाम क्या है? इंसेक्ट का नाम है कॉटन बॉलवॉर्म। क्या नाम है इंसेक्ट का? कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, इंसेक्ट का नाम क्या है? कॉटन बॉलवॉर्म है। हमको इससे प्रिवेंट करना है। हुआ ये, कपास की खेती की गई। ठीक है, तो ये जो महाशय थे, ये क्या करते थे? आ करके कपास को नष्ट कर देते थे। क्या करते थे? कपास को नष्ट कर देते थे, खा जाते थे। अब हुआ क्या कि अब यूज किया गया बीटी कॉटन का। अब क्या किया गया? बीटी कॉटन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? बीटी कॉटन का यूज किया गया। और इसमें सबसे पहले एंजाइम कौन सा यूज किए गए? क्राइजीन था। क्या था? क्राइजीन था। तो इसका क्या नाम था? सेकेंड ए बी। ये जीन को यूज करके अब हम क्या करने वाले हैं? बीटी कॉटन बनाएंगे, जिससे ये कॉटन बॉलवर्म खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? आइए देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? हमने क्या चीज करने जा रहे हैं? हमने लिया कि एक तो हमने कॉटन से ले लिया डीएनए, ठीक है, और एक हमने ले लिया इससे। इनको रफ कर दें थोड़ी देर के लिए, इधर बनाते हैं बीच में। ये कॉटन था, ठीक है। एक हमने डीएनए लिया हमारे कॉटन से, ठीक। और दूसरा डीएनए लिया हमने हमारे क्राइजीन से। दूसरा डीएनए हमने लिया हमारे क्राइजीन से, ठीक। और लेने के बाद हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इन दोनों को मर्ज करके हमने एक नया डीएनए बना लिया। ठीक है, इधर वाला भी हम डीएनए थोड़ा येलो बना लेते हैं, चलो। ठीक है, हमने एक नया डीएनए बना लिया। क्या बना लिया? नया डीएनए बना लिया। और हमने इसको क्या नाम दिया? आरडीएनए। ठीक है, आरडीएनए बनाने के बाद हमने क्या किया? इसको कॉटन में इंसर्ट कर दिया। किस में इंसर्ट कर दिया? कॉटन में इंसर्ट कर दिया। अब हुआ ये, होने के बाद ये हुआ कि यहाँ पर फिर से हमारे वॉर्म साहब आए। क्या नाम था? कॉटन बॉल वॉर्म। मैं तो इसको खाऊंगा। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म आए। इन्होंने अब इस बार जैसे ही इसको खाया, इन्होंने जैसे ही इसको खाया, अब इनकी बॉडी में कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, आइए देखते हैं। इन्होंने जैसे ही इसको खाया, क्राइजीन जो थे, क्राइजीन एक्टिवेट्स हो गए। क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने बना लिया उसकी गट, एलिमेंट्री गट में जाके प्रोटोटॉक्सिन। क्या बना लिया? प्रोटोटॉक्सिन बना लिया इन एलिमेंट्री गट। एलिमेंट्री गट, ठीक है, एलिमेंट्री गट में क्या बना लिया? प्रोटोटॉक्सिन बना लिए। अब ये प्रोटोटॉक्सिन क्या करेंगे? प्रोटोटॉक्सिन जाने के बाद अब देखो क्या होगा। एलिमेंट्री गट में जो होता है पीएच होता है, ठीक है। एलिमेंट्री गट का जो इनका पीएच होगा वो कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। कैसा होगा? एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन पीएच की वजह से ये क्या हो गया? इन्होंने प्रोटोटॉक्सिन बना लिए। क्या कर लिए? प्रोटोटॉक्सिन बना लिए। और प्रोटोटॉक्सिन बनाने के बाद ये टॉक्सिन जो होगा, ये जो टॉक्सिन होगा, ये मिड गट के मिड गट के एपिथेलियल सेल्स से बाइंड करेगा। एपिथेलियल सेल्स से बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद इनकी जो गट थी उसमें कर देगा स्वेलिंग। क्या कर देगा? स्वेलिंग कर देगा। स्वेलिंग करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ? हमने क्या किया? कॉटन को बचा लिया। क्या किया? कॉटन को बचा लिया। वी प्रोटेक्ट अवर कॉटन, प्राउड टू बी फार्मर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये चीज होती है हमारे बीटी कॉटन में।
इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शॉर्ट नोट में आ जाए, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक और है, दैट इज अवर आरएनए साइलेंसिंग। क्या है? आरएनए साइलेंसिंग है। टॉपिक का नाम है आरएनए साइलेंसिंग। देखिए, कोई भी डिसीज कॉजिंग चीजें हैं तो उसमें क्या चीज हो रही, पैथोजन से जो चीजें हो रही हैं तो उसमें क्या चीज हो रही है, आप सब जानते हैं। सेंट्रल डॉगमा क्या कहती है हमारी? हमारी सेंट्रल डॉगमा ये कहती है, क्या कहती है हमारी सेंट्रल डॉगमा? तो हमारी सेंट्रल डॉगमा ये कह रही है कि भाई आ, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सबसे पहले क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद ये ट्रांसक्रिप्शन की मदद से बनाएगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बनाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, और फिर यही आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन के लिए कोड करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड भाई रेप्लिकेशन डीएनए की हम नहीं रोक सकते, ना ही हम डीएनए से आरएनए का बनना रोक सकते हैं। हमको कुछ भी करना है और एक बार अगर सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बन गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ही होना है। ठीक है, तो अगर हम कुछ इस तरह से इस प्रोसेस में यहाँ पे कुछ कर देते हैं तो कुछ बात बन सकती। तो दिमाग ये लगाया गया कि अगर हम किसी तरह से इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को किसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर सकें तो ये फिर प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, क्योंकि ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कोड्स फॉर प्रोटीन, नॉट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या करना है, आरएनए को साइलेंट करना पड़ेगा। और साइलेंट वो कैसे होगा, जब हम उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि तो ये चीज होने वाली कैसी है। तो ये चीज की सबसे पहले बात कर ले, जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जरूरत इसलिए पड़ी, जरूरत ऐसे पड़ी कि एक नेमाटोड था जिसका नाम है मेलोडी गायने इनकॉग्निटा। क्या नाम है? मेलोडी गायने इनकॉग्निटा। ठीक है, मेलोडी गायने इनकॉग्निटा। तो जरूरत ऐसे पड़ी कि एक नेमाटोड था। क्या था? नेमाटोड था। ठीक, नेमाटोड था। नेमाटोड का नाम मेलोडी गायने इनकॉग्निटा। तो ये क्या करता था, ये एक डिसीज कॉज करता है टबैको में, उसको बोला जाता है रूट नॉट डिसीज। क्या बोलते हैं? रूट नॉट डिसीज। नॉट का मतलब होता है गांठें। ठीक है, नॉट। ठीक है, नॉट जो आप गांठ बांधते हैं, जैसे मंडप में गांठ बांधी जाती है, नॉट। तो रूट नॉट डिसीज करता है किसमें? टोबैको में। किसमें करता है? टोबैको में। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये तरीका अपनाया गया, और इसमें क्या किया गया, हमने एक बैक्टीरिया को यूज किया, एग्रो बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरन, ट्यूमीफेरन। ठीक है, इसका यूज किया गया। किसका यूज किया गया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरन का यूज किया गया। इसको हम एज अ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होगी, चलिए इसमें देखते हैं। इसको क्या किया गया, इसको इंसर्ट किया गया, इसके डीएनए को इंसर्ट किया गया नेमाटोड में। किसमें करा गया? नेमाटोड में किया गया। ठीक है, नेमाटोड में करने के बाद अब क्या चीज होगी, अब ये ऑब्वियसली क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। अब इसके आरएनए को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। इसके आरएनए को हमने फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। क्या किया? इसके आरएनए को हमने फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर दिया। किस एंजाइम की मदद से? उस एंजाइम का नाम है डाइसर एंजाइम। किस एंजाइम की मदद से किया है? डाइसर एंजाइम की मदद से हमने इसके आरएनए को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हम इसमें एक कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, RICS, यानी कि RICS यानी कि आरएनए, आरएनए इंटरफेरिंग, आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स को यूज करेंगे, और ये जो आरएनए था ये अब डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा तो ये प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करेगा। तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमने अपने टोबैको को किससे बचा लिया? रूट नॉट डिसीज से
प्रोटेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? रूट नॉट डिसीज से प्रोटेक्ट कर लिया। और यहाँ पे साथ में जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये जब बन गया तो हमने क्या किया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ने प्रोटीन का फॉर्मेशन किया नहीं। प्रोटीन का फॉर्मेशन किया नहीं तो क्या हो गया? अपने आप हमारा नेमाटोड जो था वो मर जाएगा। भाई प्रोटीन फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट स्टेप, तो नेमाटोड क्या करेगा? डाई हो जाएगा, नेमाटोड डाइज। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा एग्रोबैक्टीरियम का आरएनए साइलेंसिंग प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है, दैट इज कुछ बायो सेफ्टी, मतलब बायो रिलेटेड रूल्स होते हैं, उनको भी पढ़ना है हमें। चलिए देख लेते हैं बायो सेफ्टी क्या होती है। बायो सेफ्टी इज द प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोलॉजिकल इंटीग्रिटी। आप ये समझिए, आपने कोई चीज बनाई और आपका दोस्त जो है बड़ी चालाकी से उसको कह दे, आपका नाम हटा करके अपना नाम लिख दे और उसमें ये कर दिया कि ये चीज मैंने बनाई है, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस ये अपराध ना होने पाए, इसके लिए बायो सेफ्टी जैसा टर्म्स हम पढ़ते हैं। दैट इज, इन जनरल बायो सेफ्टी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब efforts to reduce and eliminate the potential risk resulting from biotechnology and its product. It has similarly been defined as the avoidance of risk to human health. ह्यूमन हेल्थ से जो रिस्क है उनको अवॉइड किया जाए, एंड टू द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ रिसर्च एंड कॉमर्स फॉर इन्फेक्शन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली यही है हमारे जीएमओज। क्या है? जीएमओज हैं। तो यहाँ बात आती है बायो पेटेंट्स की। बायो पेटेंट्स बेसिकली होता है लीगल राइट्स, किसी भी कंपनी को लीगल राइट्स दिए जाएं लैब को, किसके लिए? फॉर द इन्वेंशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एक्सरसाइज एंड वांट द इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, किसी एक लिमिटेड के लिए, ठीक है, लिमिटेड समय के लिए। अ पेटेंट इज अ इलीगल प्रॉपर्टी ऑफर्ड टू बाय द स्टेट टू एन inventor for his assignee given the exclusive rights to make use exercise and want the invention for a limited period के लिए यूज किए जाते हैं। इसके लिए नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियस एंड यूटिलिटी जरूरी है। सो पेटेंट्स, द पेटेंटी कैन एंजॉय द proprietorship of patent for 14 years, 14 years के लिए वो यूज कर सकता है। द राइट्स, बेसिकली यहाँ राइट्स होना चाहिए, द राइट्स अकर्स ओनली व्हेन द पेटेंट इज ग्रांटेड। ये राइट तभी मिलेंगे जब पेटेंट की मोहर लग जाएगी। ठीक है, तो ये किस में कब आया? इंडियन पेटेंट एक्ट 1917 लेज डाउन 3 कंडीशंस फॉर एन फर्स्ट फॉर इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल। ठीक है, इट मस्ट बी न्यू एंड यूजफुल, नई और यूजफुल होनी चाहिए। इट मस्ट इन्वॉल्व एन इन्वेंटिव स्टेप एंड इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए कोई भी हमारा। अब देखिए, हुआ ये था बासमती बैटल हुआ। बासमती बैटल क्या हुआ? In 1997, an American company got patent right on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। ठीक, कहां से मिला? यूएस पेटेंट कंपनी और ट्रेडमार्क ऑफिस से मिल गया। This allowed the company to sell a new variety of basmati in US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from Indian farmers. उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि भाई ये हमारा है, उनको ये पेटेंट दे दिया गया, बट एक्चुअल में वो वैरायटी जो थी वो हमारे हिंदुस्तान के इंडियन फार्मर्स ने बनाई थी, बासमती राइस की वैरायटी। ठीक है, सो इंडियन बासमती was crossed with semi draft varieties and claimed an invention of novelty. It results the selling of basmati rice is restricted। यूएस में बासमती राइस इसी वजह से बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि जब इंडिया ने क्लेम कर दिया कि भाई ये तो हमने बनाई है, बासमती राइस हमने निर्माण की है, इसलिए वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई यूएस पेटेंट द्वारा। ठीक है, देन टर्मरिक के बारे में बात की जाती। सिमिलरली इंडियन वॉन अगेंस्ट रजिस्टरिंग ऑफ टर्मरिक पेशेंट बाई यूएसए। अब हमारे यहाँ हल्दी तो जमाने से इस्तेमाल करी जा रही है, हल्दी भी एक क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है, पुराने कालों से यूज की जा रही है। तो आफ्टर अ कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल द यूएस पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिसर रूल्ड ऑन अगस्त 14 1997 दैट अ पेटेंट फॉर टर्मरिक इशूड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर इन दिसंबर 1993 वाज इनवैलिड बिकॉज इट वाज नॉट अ नोवेल इन्वेंशन। एक कोई नोवेल इन्वेंशन वो थी ही नहीं। द पेटेंट वाज कंटेस्टेड बाय इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR काउंसिल रिसर्च। ठीक है,
इंडियन काउंसिल बेसिक यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR होता है। सच सक्सेस विल सर्टेनली इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें, नीम के बारे में भी बहुत सारी चीजें आई। तो ये 3 एग्जाम्पल है हमारे बायो पेटेंट्स के, हम इंडिया जीते हैं हर बार। ठीक है, देन व्हाट इज बायोपायरेसी। अब आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मूवी आज रिलीज हुई, कल उसकी कोई पायरेट ही कॉपी किसी ने लॉन्च कर दी, किसी ने पायरेट कॉपी रिकॉर्डेड वर्जन किसी का लॉन्च कर दिया, तो वो एक धोखाधड़ी हो गई। ठीक है, तो वही होता है हमारा बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, MNC सुनते हो, कई बार सुना होगा MNC। तो MNCs क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है, and other organization without proper authorization from countries and people concerned with compensatory, compensation दिया जाता है। ठीक है, कंपनसेशन लगा दिया जाता है, आप कोई भी किसी का भी यूज नहीं कर सकते। In other words, biopiracy is a situation where indigenous knowledge of nature originating with indigenous people is used to other profit without permission, from which little or no compensation or recognition to the indigenous people themselves. It is the theft or robbery of genetic resource indigenous to a country. Biopiracy is widespread in Asia, Africa and Latin America, where abundant biological resources are produced. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी हाईलाइट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली हमने जो भी चीजें आज पढ़ी उसके माध्यम से हमने सारी चीजें ये कवर कर ली हैं कि कौन कौन से हमारे अगर बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे हम उसका आंसर देंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने किसी बायोलॉजी फ्रेंड को। 23 पास आने वाली है, 18 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, अब 23 बहुत पास है। ठीक है, 5 बजे वाली शिफ्ट, 5 बजे तक तुम्हारा पेपर चलेगा, 5 सवा 5 बजे तक। और मुझे आकर के, मुझे फोन करके मुझे जरूर बताना, हमारे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा गया पेपर। ठीक है, और एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन ला दूं आपके लिए कि ऑन 22 ऑफ फेब्रवरी ऑन संडे, 22 ऑन संडे आपके लिए एक न्यू वीडियो आने वाला है, दैट इज योर महा रिविजन संडे। जैसे महाशिवरात्रि होती है, ठीक है, महानवमी होती है, महाअष्टमी होती है, वैसे ही आ रहा है तुम्हारे लिए एक महा रिविजन संडे विद योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला फॉर बायोलॉजी। और उसमें हम करने वाले हैं एक क्विक मैराथन, जिसमें हम क्या करेंगे, हम सारी चीजें उसमें देखने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें PYQs होंगे, PYQs भी होंगे, उनको करने का तरीका भी होगा, कुछ तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी जरूर होगी। ठीक है, तो डरना नहीं है, आराम से करना है और आराम से पढ़ाई करते रहना है। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिकेय शुक्ला। थैंक यू।